गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। लेकर हाजिर हैं हम बैटल ऑफ बंगाल। शुरुआत करें, लेकिन मोनिका आप तो लगातार बंगाल को देखते रही हैं, आप खुद बंगाली भी हैं, तो इस बार बंगाल में क्या होने वाला है? खेला होबे और नहीं खेला होबे, निश्चित ही होबे और वो देखना पड़ेगा। लेकिन मुझे इस परिवर्तन का जिक्र लगातार नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, वो परिवर्तन भी होगा, क्योंकि बंगाल अगर हम देखें बाकी स्टेट से थोड़ा अलग है, यहाँ की जनता अलग सोचती है, लेकिन वो कॉन्फिडेंस भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, ये आप बखूबी जानती हैं। बिल्कुल, और यही वजह है कि तमाम बड़ी तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इंडिया डेली पर इस समय की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई हावड़ा में मतदान के दौरान जमकर बवाल हुआ है। हावड़ा में मतदान के दौरान बड़ा बवाल देखने को मिला है। ईवीएम में खराबी की वजह से झड़पें हुई हैं। सीआरपीएफ ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है। बड़ी जानकारी आपके साथ साझा करें। पहले फेज में भी इस तरह की तस्वीरें लगातार हमने देखी और अब दूसरा चरण है, और देखिए सुबह से इस तरह की तस्वीरें, इस तरह की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। और देखिए ये तस्वीरें अब यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस की जो तैनाती है जगह जगह पर, किस तरह से वो अब इस तरह से हुड़दंगियों को, या ये कहा जाए कि जो असामाजिक तत्व हैं उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। भाई खदेड़ दिया है यहाँ पर तो सुरक्षा कर्मियों ने। सीआरपीएफ की तैनाती है, लोकल पुलिस के साथ साथ अब जो बाहरी टुकड़ियां हैं वो भी तैनात की गई हैं। कई जगहों पर झड़पें भी देखने को मिली। हावड़ा की फिलहाल तस्वीर। बंगाल में दूसरे चरण के मतदान के दौरान कई जगहों पर हंगामा भी हुआ। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, और देखिए तस्वीरें जुदा नहीं है, पहले चरण में भी इसी तरीके की तस्वीरें हम देख रहे थे। और बंगाल का इतिहास रहा है कि बंगाल में चुनाव हो और बवाल ना हो, ऐसा मुमकिन नहीं है। अब ये देखिए तमाम कोशिश, इन सब के बीच सख्ती भी की जा रही है, क्योंकि सुनिश्चित भी करना है कि जो बवाल है, ये जो हिंसा है, इसका इम्पैक्ट कहीं भी वोटिंग परसेंट पर ना पड़े। जो लोग वोट देने के लिए घरों से निकल रहे हैं उन लोगों पर ना पड़े, और वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सुरक्षा उनकी सुनिश्चित हो, साथ साथ वो अपने घरों से मतदान के लिए निकले, ये सुनिश्चित करें। और मोनिका, शायद यही एक बड़ी वजह है जिस तरह से इस बार बड़ी सख्ती नजर आती है। यही वजह है कि कई पिछले जब चरण के चुनाव थे उस दौरान कई लोगों ने कहा कि कई चुनावों में तो वो वोट डाल ही नहीं पाए। वो वोट डालने पहुंचते थे, ऐसा लगता था पहले उनके वोट पहुंच चुके हैं, वोट डाला जा चुका है। पहली बार ऐसा हुआ होगा कि उन्होंने वोट डाला, कई ऐसे वोटर सामने आए। उसका बहुत बड़ा रीजन ये तमाम बड़ी पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था है, पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ साथ लोकल पुलिस की तैनाती, और ये स्पष्ट किया जा चुका है असामाजिक तत्वों को कंट्रोल किया जाएगा। किसी भी तरह की मिस हैपनिंग ना हो या किसी भी तरह की बदमाशी ना हो, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जैसा मोनिका बता भी रही हैं, ये बदमाशियां तो बहुत लगातार होती रही है। सर एक खाली प्रश्न हिंदी आप तो हर साल डिफरेंस क्या देखे सर? इस साल डिफरेंस कैसे? ज्यादा मतलब बहुत लोग एक साथ आ गए, बहुत लोग एक साथ आ गए, मतलब 4। तो दादा को आप सुन रहे थे, मिथुन चक्रवर्ती बॉलीवुड एक्टर और भारतीय जनता पार्टी के नेता भी, और वो भगवा डालकर पहुंचे भी हैं। तस्वीरें आप देख रहे थे। इन सब की बीच एक बार फिर से तस्वीर आपको बवाल की दिखा रहे हैं, हिंसा की दिखा रहे हैं। मिथुन चक्रवर्ती अगर बीच में कुछ कहते हैं तो आपको सुनाने की कोशिश भी करेंगे, प्रयास भी करेंगे। तस्वीर आप जरा देखिए। देखिए वोटिंग लगातार हो रही है सुबह 7 बजे से, और इन सब के बीच वो तस्वीरें, वो हिंसा की, वो बवाल की, वो भी लगातार सामने आ रही है। बंगाल में लोकतंत्र का महापर्व है और ये आखिरी मौका है बंगाल की जनता के पास। इसके बाद 5 साल बाद ही ये मौका आएगा। ऐसे में आप चाहते क्या है? क्या बंगाल में परिवर्तन चाहते हैं या फिर नहीं चाहते? खेला तो निश्चित तौर पे होगा ही, लेकिन ये किस तरीके से होगा, किस तरफ इशारा करेगा? क्या वो जिस झाल का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करके गए हैं वो जाल लगेगी, और लगेगी तो किसको? टीएमसी को लगेगी या बीजेपी को लगेगी? क्योंकि मुख्य तौर पर तो नैना ये मुकाबला 2 ही पार्टियों के बीच नजर आता है। देखिए इसमें कोई शक नहीं, 142 सीटों का जहां पर जिन जगहों पर आज वोटिंग हो रही है 8 जिलों की, पिछली बार के चुनाव में हमने देखा था 123 सीटों पर टीएमसी ने जीत दर्ज की थी और 18 सीटों पर बीजेपी जगह बनाने में एक तरह से सफल रही थी। इस बार आखिर ये आंकड़े बदलेंगे क्या? क्योंकि बीजेपी का अपना तर्क है, बीजेपी कह रही है कि इस बार जो पिछले बार के आंकड़े थे टीएमसी को उससे बहुत सीमित संख्या में लाकर एक तरह से छोड़ दिया जाएगा, और कहा जा रहा है कि अब तो बीजेपी दावा करे कि डबल डिजिट्स भी आ जाए तो बड़ी बात है, लेकिन टीएमसी का दावा है कि इस बार बम्पर वोटिंग के साथ में बम्पर जीत एक तरह से दर्ज की जाएगी। वो तो हालांकि 4 तारीख को आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन कई विषय हैं मोनिका, खासतौर से इन चुनावों को लेकर। खासतौर से मुझे लगता है महिला सुरक्षा एक बहुत
बड़ा विषय नजर आता है, क्योंकि इस बार हमने देखा है कि इस बार जो चुनाव है उसमें ममता बनर्जी तो खुद है ही, आरजीकर मेडिकल कॉलेज की जो पीड़िता हैं उनकी मां भी खुद चुनावी मैदान में है। बिल्कुल, उनका बयान सुबह हमने सुनाया भी, जब वोट डालने पहुंची शिकायत करी थी कि ईवीएम में खराबी है, उन्होंने शिकायत इस बाबत दर्ज करा दी और उसके बाद बाहर निकली है। लेकिन आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो कुछ हुआ वो उसकी गूंज पूरी दुनिया में हमने देखी, हमने कहीं ना कहीं वो तस्वीरें देखी, वो प्रदर्शन देखा। और देखिए, एक तरफ पानीहाटी या संदेश खाली का अगर जिक्र किया जाता है तो ये तमाम वो बड़ी सीटें हैं जहां पर बड़े दिग्गज चुनावी मैदान में हैं। बैटल ऑफ बंगाल में कई ऐसे दिग्गजों की साख जो है वो दांव पर है मोनिका। बिल्कुल, देखिए, और वो स्क्रीन पर हम दिखा भी रहे हैं। अब उत्तर 24 परगना का जिक्र करते हैं, बागदा का, तो सोमा ठाकुर बीजेपी से जो है चुनावी मैदान में है। ये देखिए, हुगली श्रीरामपुर का जिक्र कर रहे हैं, यहाँ से कांग्रेस के उम्मीदवार और टीएमसी तन्मय घोष जो है चुनावी मैदान में। शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी, ये सब ये जानते हैं। भवानीपुर सीट है, बहुत कड़ी टक्कर है, देखना होगा क्या होता है। इसके अलावा उत्तर 24 परगना बागदा का जिक्र कर रहे हैं सोमा ठाकुर, मधुपुन्ना ठाकुर जो है चुनावी मैदान में यहाँ से। ये हुगली श्रीरामपुर का जिक्र हम कर ही चुके हैं। तो ये बड़े चेहरे हैं, ये कहीं ना कहीं अगर देखिए नजरें सब इन पर टिकी हुई है। और स्पेसिफिकली अगर भवानीपुर सीट की बात करते हैं तो ममता बनर्जी वहां की बेटी कही जाती है, वहां पर दीदी जीतती है या फिर वहां पर दादा को जीत मिलती है। और शुभेंदु अधिकारी को लगातार देखिए किस तरीके से मंदिरों में मत्था टेक रहे, हनुमान मंदिर गए हैं और उससे पहले कल काली मां के मंदिर गए थे, तो वो कहीं ना कहीं हिंदू फैक्टर में जोड़ने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। देखिए, जैसा अभी मोनिका ने बताया कि जो बड़े फेसेस हैं दूसरे फेज के, वो कई मायनों में महत्वपूर्ण। আমরা কন্টেম্পট অফ ভোটের নোটিশ দিয়েছি, তা সত্ত্বেও কতগুলো অবজারভার এসেছে বাইরে থেকে, বিজেপি যা বলছে তাই করছে। তুমি চক্র বেরিয়ে গিয়ে দেখেছো আমাদের সব পোস্টার খুলে দিয়েছে, সব এইভাবে ভোট হয়। ভোট তো মানুষ দেবে, পুলিশ দেবে না, সিকিউরিটিও দেবে না। আর কয়েকজনকে নতুন নিয়ে এসছে, তারা যা ইচ্ছে করে যাচ্ছে, টেররিজম করছে এলাকায়, এরপরে তো চলে যাবে। ममता बनर्जी को आप सुन रहे थे और अपनी मातृभाषा में बोलते हुए ऑब्जर्वर्स को लेकर शिकायत कर रही हैं। ऑब्जर्वर्स अपना काम नहीं कर रहे और कहीं ना कहीं जो वोट देने में दिक्कत आ रही है, इस तरह की शिकायतें। और एक खास बात, जिस तरीके से रिपोर्ट्स आ रही है नैना कि ममता बनर्जी अक्सर चुनावों में आश्वस्त दिखती हैं और इस बार सुबह से ही वो जो सुबगाहट नजर आ रही है, जिस तरीके से वो ग्राउंड पर दौड़ती हुई नजर आ रही हैं, ऐसे में लग रहा है कि दिल की धड़कनें उनकी भी तेज हैं। और मुझे लग रहा है मोनिका, भी कुछ देर पहले हम बात ही कर रहे थे कि लगभग 1.5 से 2 घंटे का वक्त होने को आया चुनाव के, लेकिन तमाम प्रत्याशी खुद चुनावी मैदान में या पोलिंग बूथ पर नजर आए, भगवान के दर्शन करते हुए शुभेंदु अधिकारी नजर आए, लेकिन ममता बनर्जी नजर नहीं आई। और उसके कुछ देर बाद ममता बनर्जी बाहर तो आई, लेकिन मुझे लग रहा है वो डर था, क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई ऐसी तमाम शिकायतें मिल रही है, वो खुद अब ऐसे अलग अलग बूथों पर जाएंगी। क्या इसके पहले ऐसा कभी रुख रवैया नजर आया ममता बनर्जी का? बिल्कुल, इससे पहले इस तरह का रवैया तो नहीं देखा। यही सबसे चौंकाने वाली बात है कि आखिर सुबह से अभी हमने अभिषेक बनर्जी को भी देखा था। अभिषेक बनर्जी भी इस तरह की शिकायतें कर रहे थे। कोई कह रहे थे कि ऑब्जर्वर्स अपना काम नहीं कर रहे, उसके उलट चीजें हो रही है। वो स्पेसिफिकली लोगों के घर में जाकर दावा बोल रहे हैं और वो जो उनकी ड्यूटी होनी चाहिए वो नहीं की जा रही है। यहाँ पर ममता बनर्जी भी इस तरह के आरोप, अब ये आरोप लगाना कुल मिलाकर एक बार फिर से देखें तो चुनाव प्रक्रिया पर वो सवाल उठा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि बीजेपी का प्रभाव यहाँ पर नजर आ रहा है। ये तस्वीरें जरा दो दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं नादिया में बीजेपी के ये कैंडिडेट हैं शायद। एक बार जरा ये देखिए, हम गौर से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर हंगामा हुआ। ये दरअसल ये बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच में एक बूथ पर झड़प हुई थी हावड़ा में, और ये जो घायल हैं दरअसल ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। बताया जा रहा है कि अंदर अचानक से झड़प हुई, पहले बहस हुई, फिर वो बहस देखते देखते विवाद में तब्दील हो गई, विवाद झड़प में तब्दील हो गया और हाथापाई पर नौबत आ गई। और किस तरह से बीजेपी कार्यकर्ता घायल हुए हैं, यही वजह है कि ऐसी तस्वीरों को कंट्रोल करने के लिए पैरामिलिट्री फोर्सेस ऐसे तमाम असामाजिक तत्वों को पकड़कर, उठाकर, गाड़ी में बैठाकर दूसरी जगह पर छोड़कर आ रही है। देखिए, ये देखिए खून बह रहा है और खून पोंछा जा रहा है। वो अपनी शिकायत करते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी बात बता रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं बवाल की, लगातार आपको दिखा रहे हैं। वोटिंग भी चल रही है, दूसरी तरफ ये बवाल भी लगातार चल रहा है। कैसे इसे पैरामिलिट्री फोर्स, सुरक्षा बल जो है वो कंट्रोल करे, निश्चित तौर पर बहुत बड़ी चुनौती है बंगाल में। और पिछले पहले फेज में हम अगर जिक्र करें तो लगातार एक्सपर्ट्स बता रहे थे कि बंगाल में जब तक खून न दिखे चुनाव नहीं होता है। और वो तस्वीरें आनी शुरू हो गई हैं।
पहले फेज में हमने हिंसा देखी जबरदस्त तरीके से और दूसरे फेज में भी। लेकिन इस मोनिका, दफा पहले से और अब में बड़ा अंतर आया है, ऐसा कहा जा रहा है। आपने कहा कि जिस रूप में हिंसा और चुनाव एक तरह से बड़े चोली दामन का साथ हो गया है पश्चिम बंगाल में, परिपाटी चली आ रही है, लेकिन इस बार तस्वीर, हर बार जिस तरह से हिंसक तस्वीरें आती हैं, बड़ी लिमिटेड, बड़ी कंट्रोल हो गई। बिल्कुल, इस दफा जो हिंसा हो रही है वो उतने बड़े पैमाने पर नहीं हो रही है, ये लगातार एक्सपर्ट्स बता रहे हैं। जो लोग ग्राउंड पर रिपोर्टिंग करते रहे उनके द्वारा लगातार बताया जा रहा है हिंसा तो हो रही है, लेकिन उस पर बहुत हद तक काबू किया है चुनाव आयोग ने। तो ऐसे में इस काम को सराहा जाना चाहिए, काबिले तारीफ ये काम है, ये सुनिश्चित किया जा रहा है। और जो वोटिंग परसेंट है वो निश्चित तौर पर वो तस्दीक कर रहा है कि देखिए इस हिंसा का, इस बवाल का प्रभाव नहीं पड़ने दिया गया है किसी भी रूप में मतदान प्रक्रिया पर। ये तस्वीरें लगातार आपको बवाल की दिखा रहे हैं और वो बीजेपी कार्यकर्ता जिनका जिक्र भी नैना ने किया है कि वो इस बवाल हिंसा का शिकार हुए हैं। तो लोकतंत्र का महापर्व है। और पिछली दफा हमने देखा कि वो अग्रेसिवनेस जो है नजर आई है, जो हमेशा दिखती है बंगाल में, और इस बार भी नजर आ रही है। इस बार पिछली बार देखिए अगर हम तो तकरीबन 9 बजे के आसपास का वो वक्त रहा होगा जिसके बाद इस तरह की तस्वीरें, लेकिन इस बार ये तस्वीर जो थी बवाल की वो उससे भी पहले से आनी शुरू हो गई है कहीं ना कहीं। यानी कि फेज 1 से फेज 2 ज्यादा अग्रेसिव नजर आ रहा है। बवाल के अगर हम देखें टर्म्स में कुछ देर में वोटिंग परसेंट आना भी शुरू हो जाएगा, वो आंकड़े भी समझने जो है हम देख पाएंगे, समझ पाएंगे कि आखिर किस तरह से ये जो वोटिंग की प्रक्रिया है चल रही है, कितनी तेजी के साथ। फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती यहाँ पर सुरक्षा बलों के सामने, पैरा मिलिट्री फोर्सेस के सामने। और इस बीच एक बड़ी खबर जो है वो सामने आई और इसका जिक्र हमने कुछ देर पहले किया भी था कि मतदान के दिन पहली बार निकली ममता बनर्जी। पहली बार ममता बनर्जी नजर आई है मतदान के दिन। मतदान केंद्रों का ममता बनर्जी जो है वो निरीक्षण कर रही है, जायजा ले रही है। ममता बनर्जी खुद इस बार भवानीपुर से चुनावी मैदान में है, उन्हें कड़ी टक्कर दे रखे हैं उनके कभी पुराने साथी रहे शुभेंदु अधिकारी। और देखिए ममता बनर्जी जब निकल रही थी तो उनके चेहरे पर खास तौर से ये कहा जाए कि चाहे वो गुस्सा हो, नाराजगी हो, ये बॉडी लैंग्वेज बहुत महत्वपूर्ण है, बॉडी लैंग्वेज बहुत मैटर करती है। ममता बनर्जी ने कहा है कि वो खुद अब अलग अलग तरह से पोलिंग बूथ पर जाएंगी वोटर की तरह। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया मनमानी करने का। वो कह रही हैं कि अब मैं पूरे दिन निरीक्षण करूंगी और ऐसी तस्वीर अभी तक के चुनावों में बहुत ज्यादा नजर नहीं आई। ममता बनर्जी का ये चौथा चुनाव है एक तरह से, ये कहा जाए 3 बार लगातार टीएमसी पश्चिम बंगाल में काबिज रही है और इस बार वही वाला मैजिक नजर आएगा या नहीं ये तो देखने वाली बात है। लेकिन ममता बनर्जी ने बड़े आरोप लगाए हैं। দেখো কোর্টের একটা অর্ডার আছে, ওই যে কোর্টের অর্ডার মানব না, আমরা কন্টেম্পট অফ কোর্টের নোটিশ দিয়েছি, তা সত্ত্বেও কতগুলো অবজারভার এসেছে বাইরে থেকে, বিজেপি যা বলছে তাই করছে। তুমি চক্রবিড়ি গিয়ে দেখেছো আমাদের সব পোস্টার খুলে দিয়েছে, সব এইভাবে ভোট হয়। ভোট তো মানুষ দেবে, পুলিশ দেবে না, সিকিউরিটিও দেবে না, আর কয়েকজনকে নতুন নিয়ে এসছে তারা যা ইচ্ছে করে যাচ্ছে। ममता बनर्जी का बयान आपने सुना और ममता बनर्जी जो निकल पड़ी है सुबह ही और कह रही हैं कि बीजेपी के लोग मनमानी कर रहे हैं। उन्होंने पर्यवेक्षकों पर भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पूरा दिन निरीक्षण करूंगी, कल रात हमारे नेताओं को घर से नहीं निकलने दिया गया, बीजेपी के लोग अत्याचार कर रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं, ये आरोप भी ममता बनर्जी ने लगाए। और देखिए इस तरह के आरोप जो है वो अभिषेक बनर्जी जो कि टीएमसी में नंबर 2 कहे जाते हैं और ममता बनर्जी के भतीजे हैं, उनकी तरफ से भी इस तरह के आरोप जो है वो लगाए गए। और करेंगे आकलन, करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल भी हमारे साथ में कनेक्ट हो रहा है। हमारे साथ में राजनीतिक विश्लेषक आलोक पांडे जी कनेक्ट हो रहे हैं, बीजेपी प्रवक्ता विनोद ओझा जी कनेक्ट हो रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से प्रभात कुमार झा हमारे साथ में कनेक्टेड हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर शेखर कुमार जी हमारे साथ में कनेक्टेड हैं, टीएमसी के नेता विश्वजीत घोष भी हमारे साथ में कनेक्टेड हैं। आप सभी खास मेहमानों का बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत शेखर कुमार जी आपसे करने जा रही हूँ। ये दूसरे फेज का चुनाव कितना महत्वपूर्ण लगता है, क्योंकि कहा जा रहा है कि अस्मिता बचाने का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है। क्या पार्टियों की भी अस्मिता दांव पर लग गई है? ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी एक बार फिर आमने सामने है। क्या नंदीग्राम पार्ट 2 रिपीट होता हुआ नजर आ रहा है क्या? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इस चुनाव में भाजपा के पास सारी जो है अंदरूनी खबर रहती है एजेंसीज के थ्रू, और उनको ये पूरी तरीके से लग रहा था कि ये चुनाव हाथ से निकल रहा है। और इसी कारण जो ईडी की रेड हुई, जो आईपैक ने बीच चुनाव में ममता का साथ छोड़ा, और उसके साथ
आज वहां जो मछली खाने का कंपटीशन भाजपा नेताओं का शुरू हो गया है, वो भी सात्विक मछली बिना लहसुन प्याज की। तो बड़ी हास्यास्पद बातें हैं, लेकिन वो भाजपा अभी किस हद तक वहां पर चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है। और देखिए वहां सबसे बड़ा फैक्टर क्या है। आलोक पांडे जी को शायद आवाज नहीं जा रही, चेक करवाइएगा। जी सर प्लीज जी, कंटिन्यू। मेरा ये कहना है कि जो सबसे बड़ा फैक्टर वहां क्या था कि पूरे देश में भाजपा जब भी कोई चुनाव लड़ती है, चाहे कॉरपोरेशन से लेकर संसद का चुनाव हो, उनका मुख्य चेहरा मोदी जी होते हैं। वहां पर पश्चिम बंगाल में उनके पास अपना कोई नाम नहीं, जो भी नाम है वो टीएमसी से निकले हुए, उनका कद ममता से बहुत नीचे है। लेकिन अब पिछले 1-1.5 साल में जो राष्ट्रीय पटल पर मोदी जी की छवि को भी बहुत नुकसान हुआ है, चाहे उसके अंतर्राष्ट्रीय कारण हो चाहे राष्ट्रीय कारण हो। और जितनी चीजें इन्होंने की हैं, चाहे वंदे मातरम पे एक बहस इन्होंने शुरू करी, उसका लेकिन शेखर उद्देश्य जी ये क्या था। ये सारे मुद्दे क्या बंगाल चुनाव में फैक्टर है क्या बड़ा? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भूमिका हो या वंदे मातरम का मसला हो या XYZ जो आप पीएम मोदी के साथ में कनेक्ट कर रहे हैं, उनका फैक्टर है क्या यहाँ पे? बिल्कुल फैक्टर है, क्योंकि देखिए वंदे मातरम वाला मुद्दा इसलिए आया क्योंकि बंकिम चंद्र जी का लिखा हुआ वंदे मातरम था। उससे आप पूरे वंदे मातरम को जो इम्पोज करने की कोशिश कर रहे थे, उससे दो, एक तो हिंदुत्व वाला आपका तीर लग रहा था, दूसरी बात एक बांग्ला भाषी का लग रहा था। लेकिन वहां पर जो सुभाष चंद्र बोस और रविंद्रनाथ टैगोर जिस कमेटी में थे, जब संसद में उसकी चर्चा हुई मैं तो चाहूंगी शेखर जी आपको एक बार रुक करना पड़ेगा बनारस का यहाँ पर क्योंकि काशी विश्वनाथ पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये उनका सुनियोजित दौरा और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं काशी विश्वनाथ से तस्वीरें आप देख रहे हैं लाइव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं दौरे पर, योगी आदित्यनाथ कल से पहले पहुंचे हुए थे। अब ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे काशी विश्वनाथ। और निश्चित तौर पर जब बाबा विश्वनाथ के द्वार पहुंचे हैं तो आज दुआ तो जरूर मांगेंगे, प्रार्थना तो जरूर होगी कि बंगाल में ये जो खेला होगा ये फेवर में जाए बीजेपी के, क्योंकि लगातार हम ये कह रहे हैं कि खेला तो होगा, खेला निश्चित ही होगा, किंतु करें ये जो परिवर्तन है ये होगा नहीं होगा, बदलाव होगा ये नहीं होगा, ये जो है बहुत दिलचस्प है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, शंखनाद हो रहा है। और अपने संसदीय क्षेत्र जब जब जाते हैं प्रधानमंत्री मोदी बड़ी सौगातें लेकर जाते हैं, काशीवासियों के लिए बहुत कुछ, लेकिन इस बार लेकर जा रहे हैं बाबा का आशीर्वाद। फिलहाल ये तस्वीर देखिए, ये डमरू की गूंज, शंख की नाद अपने आप में बहुत ही इन तस्वीरों को खास बना देती है। इस पूरे प्रांगण को जब से काशी कॉरिडोर बना, पीएम मोदी कई बार बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे और हर बार ये कहा जाए कि देश की खुशहाली की कामना की। लेकिन इस बार सिर्फ देश की खुशहाली का मुद्दा नहीं है मोनिका, इस बार आज का दिन कई मायनों में महत्वपूर्ण है। हिंदू वोटर्स को जब जब साधने की बात होती है तो पश्चिम बंगाल का चुनाव भी कहीं ना कहीं काशी के इस आशीर्वाद से जुड़ जाता है। बिल्कुल, और वो तस्वीरें हम देख भी रहे हैं, वहाँ पे शुभेंदु अधिकारी मंदिर जा रहे हैं, यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हालांकि इनका प्रस्तावित दौरा है, जब बनारस जाना होता है तो काशी विश्वनाथ तो जाना ही है, मतलब बिना काशी विश्वनाथ जाए तो कोई काम पूरा नहीं होगा। बनारस में एंट्री नहीं मिलती है कहा जाता है, तो बहुत ये दौरा महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। लेकिन बंगाल से इसे हम किस तरीके से कनेक्ट कर रहे हैं ये भी देखना है, क्योंकि निश्चित तौर पर जब यहाँ पहुंचे, मुझे लगता है नैना, जब वो जिक्र करेंगे, संबोधन करेंगे तो बंगाल की बात तो करेंगे ही करेंगे। बंगाल की जनता को एक बार फिर से संबोधित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे जब वो पहुंचे हैं काशी विश्वनाथ। बनारस की जनता से जब वाकिफ होंगे, रूबरू होंगे, मुखातिब होंगे। और ये तस्वीरें आप सीधे काशी की देख रहे हैं, वाराणसी की, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी, दरअसल प्रधानमंत्री मोदी जब जब काशी जाते हैं बड़ी भव्य तस्वीर नजर आती है, क्योंकि हमेशा से पीएम मोदी कहते हैं कि मैं यहाँ पर, मुझे माता ने बुलाया है, यानी कि माँ गंगा का वो जिक्र करते हैं और बाबा का आशीर्वाद लेने वो हर बार पहुँचते हैं। फिलहाल ये शिखर दर्शन आप भी कीजिए इंडिया डेली के माध्यम से इस पूरे भव्य तस्वीर, अलौकिक तस्वीर की। लेकिन पीएम मोदी का ये जो 2 दिवसीय दौरा है वाराणसी का, जो पहला दिन था वो कई मायनों में महत्वपूर्ण था, क्योंकि कल हमने देखा था प्रधानमंत्री मोदी ने नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम को संबोधित किया, और नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम था तो वाराणसी में, यहाँ पर काशी के ऐसे सीधे मंच पर, काशी के इस मंच से सीधा संदेश दे दिया उन्होंने पश्चिम बंगाल की महिलाओं को, क्योंकि मोनिका महिला वोटर्स बहुत बड़ी भूमिका पश्चिम बंगाल में रोल निभा रही हैं। ममता बनर्जी खुद महिलाओं का एक तरह से प्रतिनिधित्व करती हैं। महिला सुरक्षा पश्चिम बंगाल का एक बड़ा विषय है, और उसके पहले ये कहा जाए कि जो पूरा उनका दौरा था, नारी शक्ति वंदन अधिनियम का जिक्र वो लगातार करते रहे, और उसके माध्यम से उन्होंने पश्चिम बंगाल को भी साध लिया।
बिल्कुल। और कहीं ना कहीं इसे लेकर लगातार बात हो भी रही है कि महिलाओं को इस बार साधने की कोशिश की जा रही है। महिला प्रतिनिधित्व कर रही हैं टीएमसी का भी और साथ साथ पश्चिम बंगाल का भी। और जो अगर हम बंगाली समाज की बात करते हैं तो महिलाओं की हमेशा अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा होती है, उनका से ज़्यादा होता है, उनका प्रभुत्व ज़्यादा नजर आता है। महिलाएं लीड करती हैं बंगाली फैमिलीज को अगर हम देखें तो महिलाओं का वो वर्चस्व हमेशा से रहा है। और अभी भी उन परिवारों में, हर परिवार में महिला का दुर्गा पूजा वहां पर होती है, आप ये समझिए। तो इन तमाम चीज़ों को अगर आप देखेंगे तो बखूबी समझ पाएंगे कि महिला कितनी महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ ये जो लगातार महिला सुरक्षा का जिक्र हो रहा है, संदेश खाली का हवाला देकर, आरजीएल मेडिकल कॉलेज का हवाला देकर, दूसरी तरफ कुछ अगर हम देखें एक्सपर्ट्स ये भी मान रहे हैं, टीएमसी भी ये कह रही है कि महिला सुरक्षा उतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन बीजेपी लगातार इस पर जोर दे रही है कि महिला सुरक्षा मसला है। पश्चिम बंगाल में वहां पर लॉ एंड ऑर्डर खराब है, वहां की जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो हैंडल नहीं कर पा रही और इसीलिए वो तस्वीरें हम इलेक्शन में भी देख रहे हैं। और ये तस्वीरें कई मायनों में महत्वपूर्ण है। देखिए पीएम मोदी हमेशा से, कल भी जब वो संबोधन कर रहे थे तो उस दौरान उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश को बदलते हुए यहाँ की जनता ने देखा है। और इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि जब आप अगर काशी जाएंगे, वाराणसी जाएंगे, तो वहाँ की छटा, वहाँ की गलियाँ, वहाँ का स्वरूप, वहाँ का विकास, पूरी तरह से तस्वीर बदल चुकी है यहाँ की। खासतौर से काशी के घाटों की जो बाट जो रहे थे विकास की, काशी विश्वनाथ का ये धाम अपने आप में जितना अलौकिक है, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक, विश्व विख्यात एक और छवि इसकी बन चुकी है। क्योंकि जिस रूप में यहाँ पर जब से काशी कॉरिडोर बना, और उसका बहुत बड़ा श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को जाता है। पीएम मोदी जब यहाँ पर जब पहुँचते हैं दर्शन करने तो पहुँचते ही हैं, लेकिन कल इस मंच से उन्होंने विकासशील प्रदेश की बात कही। उन्होंने कहा कि यूपी की तस्वीर बदल चुकी है, तो उनका एक बड़ा संदेश कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल के लिए भी था। ये पश्चिम बंगाल में अगर लोग विकास चाहते हैं तो उनके पास में एक बहुत बड़ा मौका है। लेकिन पीएम मोदी का ये दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण है। आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं वाराणसी और तमाम मेहमान हमारे साथ लगातार पूजा भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल। आलोक जी, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए काशी विश्वनाथ, और निश्चित तौर पर बंगाल से कहीं ना कहीं जोड़ने की कोशिश एक बार फिर से होगी। जब अगर संबोधित करते हैं तो निश्चित तौर पर बंगाल का जिक्र करेंगे। एक और चीज समझना चाहेंगे, महिला सुरक्षा की लगातार बात हो रही है, क्या वाकई में महिला सुरक्षा का जो मसला है वो बंगाल में बहुत बड़ा है, या फिर ये सिर्फ एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश है, इसे मुद्दा बनाया जा रहा है, मुद्दे कुछ और है? देखिए, बंगाल में कुछ घटनाएं तो ऐसी हुई, आर्जिकल कॉलेज की घटना, उसके बाद वहां की सरकार का उस तरह से सख्त एक्शन न लेना, तो महिला सुरक्षा एक मुद्दा हमेशा रहता है और बंगाल में भी तो वो मुद्दा रहेगा। कभी कभी विपक्ष उस मुद्दा को भुना पाता है, उठा पाता है उतनी सख्ती से, कभी कभी नहीं उठा पाता, क्योंकि स्वयं ममता बनर्जी महिला है और उन्होंने अपना महिला विषय पर तो ठीक है, लेकिन क्या पीएम मोदी का फैक्टर काम कर रहा है क्या? चाहे बात झालमुड़ी हो या बाकी, ये तस्वीरें भी फुल फ्रेम में दिखाते जाइएगा। आलोक जी की बात को कंटिन्यू करते हुए, पीएम मोदी काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजन कर रहे हैं। आलोक जी, पीएम मोदी का फैक्टर भी काम कर रहा है क्या इस बार सेकंड फेज में? देखिए, वहां पर 5M काम कर रहे हैं, ममता, मोदी, मुसलमान, महिला, मतुआ, दैट इज 5M। तो ये कोई, अब इसमें है कि कितने M किसके साथ चले जाते हैं। अगर बीजेपी के साथ 3M और 4M हो जाते हैं तो बीजेपी इस समय इतिहास रच देगी, और अगर ममता के साथ 3M बड़ी मात्रा में चले जाते हैं तो ममता इतिहास पुनः रचेंगी, चौथी बार वो मुख्यमंत्री होगी पुनः। लेकिन इस बार क्योंकि जिस तरह से 93% वोट पड़ा है, लगभग फर्स्ट फेज में 92.6% बढ़ा हुआ मतदान भारतीय जनता पार्टी को जरूर कॉन्फिडेंस दे रहा है, ममता बनर्जी को थोड़ा सा आश्वासित कर रहा है। जब भी ऐतिहासिक मतदान होता है, भले कॉन्फिडेंस कितना बड़ा, इतना बड़ा है कि तख्ता पलट हो जाएगा, सिरे से तस्वीर बदल जाएगी। पिछले 2021 के इलेक्शन की बात करें तो जो आंकड़े बीजेपी के थे और टीएमसी के थे, क्या एकदम उलट हो जाएंगे? इतना बड़ा तख्ता पलट नहीं ना, मुझे लगता है जिस तरह 2016 में भारतीय जनता पार्टी 3 सीटें लाई थी, उससे 77 तक पहुंची,
ये बहुत बड़ा है। अब इतने गुने की जरूरत नहीं है। अब तो बीजेपी को अपने प्रदर्शन का डबल करना है और सरकार बना लेंगे। तो 70 का जस्ट अच्छा आलोक जी, एक बात बताइए, पीएम मोदी की जो पूजा करती हुई तस्वीरें नजर आ रही हैं, पीएम मोदी भी देश की खुशहाली की तो कामना कर ही रहे होंगे, पश्चिम बंगाल के परिणामों पर भी जरूर उनके मन में एक ये आशीर्वाद लेने की जरूर एक मंशा रहेगी, क्योंकि ये चुनाव भी पश्चिम बंगाल का बीजेपी के लिए बहुत मायने रखता है। बिल्कुल मायने रखता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बार बार कह चुकी है अंग बंग और भंग तीनों राज्य यानी उड़ीसा, बिहार और बंगाल, ये भारतीय जनता पार्टी की अत्यधिक महत्वाकांक्षा, राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। इन तीनों राज्यों पर उसका अपना राजनीतिक वर्चस्व उड़ीसा में हो गया, बिहार में उनका मुख्यमंत्री हो गया, सरकार तो है ही लंबे समय से। अब बंगाल अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो जो रियल मायने में कांग्रेस का स्थान लेना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, उसकी तरफ एक बहुत अभी बड़ा तक कदम क्योंकि होगा। खाता उस रूप में सरकार बनाने के तौर पे खाता नहीं खुला, हालांकि पिछले कुछ सालों से बड़ी मौजूदगी तो दर्ज कराई है, बड़ी टक्कर भी दी गई है, कांटे की टक्कर। चर्चा जारी रखी, लेकिन ये फिलहाल तस्वीर आप देखिए, पीएम मोदी जब जब जाते हैं खासतौर से वाराणसी तो बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद लेते हैं, उनका अभिषेक करते हैं, दुग्धाभिषेक करते हैं, जलाभिषेक करते हैं और उनके पुरोहित जो है विशेष पूजन हमेशा पीएम मोदी का करवाते हैं। देखिए, दरअसल बाबा के प्रति एक विशेष आस्था है प्रधानमंत्री मोदी की। वजह कई मायनों में खास है, क्योंकि हर बार वो कहते हैं कि जिस पोजीशन पे, जिस ओहदे पर आज वो है, कहीं ना कहीं उनकी शिव साधना का ही एक बहुत बड़ा उसका रोल है, ईश्वर की बड़ी कृपा रही है। चाहे बात ये कहा जाए कि जिस रूप में काशी विश्वनाथ की हो, या फिर वो ऊपर पहाड़ों में जाकर प्रार्थना करते हैं बाकायदा और साधना करते हैं, ये तमाम तस्वीरें लगातार देखने को मिलती हैं। मोनिका, बिल्कुल। अब विश्वजीत जी कुछ कहना चाहते हैं। विश्वजीत जी, बीजेपी तो लगातार जा रही है, मंदिरों में पूजा अर्चना की जा रही है, क्या टीएमसी को जरूरत नहीं है प्रार्थना की, पूजा की? अनम्यूट कर लीजिए, अपना ऑडियो अनम्यूट कर ले विश्वजीत जी। देखिए, बंगाल में जब वोट होता है तब मोदी जी जाते हैं मंदिर। देखिए, बंगाल में ममता बनर्जी ने जगन्नाथ मंदिर बनाया, दीघा में, सिलीगुड़ी में महाकाल मंदिर बनाया। विश्वजीत जी, लेकिन अभी तक तो मंदिर वो बस बातें करती रही हैं, लेकिन आज तो सुबह से एक तस्वीर उनकी नहीं आई। हिंदू वोटर्स उनके नहीं है क्या? देखिए, हिंदू वोटर ममता बनर्जी के साथ है, बंगाल के महिला है ममता बनर्जी के साथ है। ममता बनर्जी डेवलपमेंट का काम किया, बंगाल में महिलाएं सुरक्षित है, ये नीति बोल रहा है, एनसीआरबी का रिपोर्ट बोल रहा है। देखिए, उड़ीसा में आदिवासी महिलाएं चिताई के ऊपर लेट के बोले मर जाएंगे, अपना नदी, अपना वन। आपने महिला सुरक्षा का जिक्र किया, महिला सुरक्षा का जिक्र किया विश्वजीत जी। इस बार खासतौर से जो बड़ी सीटें हैं उनमें महिला सुरक्षा का ही बड़ा मुद्दा है, चाहे बात संदेश खाली का हो या फिर पानी हाटी का। विनोद ओझा जी, विश्वजीत जी की इस बात से कितना सहमत है? भाई, महिलाएं सुरक्षित हैं, जब सब कुछ दुरुस्त है तो इस बार तो गदगद होने वाली, फिर तो टीएमसी कोई विषय ही नहीं है फिर तो। आपके न्यूज चैनल को, दर्शकों को, सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। पहले मैं इनकी बातों को मैं बता दूं कि इन्हें बोलने में भी शर्म नहीं आ रही है कि महिला सुरक्षा की जिस बात कर रहे हैं, आरजीकर जैसी इतनी बड़ी घटना हो, आरजीकर जैसी इतनी बड़ी घटना हो कि सड़क पे डॉक्टर सड़क पे उतरे हुए हैं। यहाँ के शिक्षा मंत्री इतने बड़े घोटाले करके यहाँ के शिक्षा सड़क पर उतरी हुई है। 34 साल वाम फ्रंट ने लूटा इस बंगाल को, और 15 साल में टीएमसी सरकार ने सिर्फ जो बचा कुचा था वो लूटने का काम किया है। बंगाल की जो प्रकृति है, जो उद्योग है, जो उन्नति है, इन्होंने सिर्फ लूटने का काम किया है, चोरी करने का काम किया है। चाहे शिक्षा क्षेत्र में हो या आप लॉ एंड ऑर्डर को अगर देखेंगे तो पूरे भारतवर्ष का लॉ एंड ऑर्डर और बंगाल का लॉ एंड ऑर्डर अलग है। यहाँ के चुनाव भी अलग है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि चुनाव आयोग इन स्पीच ये तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं, काशी विश्वनाथ से तस्वीरें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूजा अर्चना कर रहे हैं और बाबा विश्वनाथ को शायद मना भी रहे हैं कि इस बार बंगाल में परिवर्तन हो ही जाए। इस बात का जिक्र करके आए बंगाल में, और ये भी कह के आए कि अब तो तभी मिलूंगा जब शपथ ग्रहण समारोह होगा। उससे पहले ये तस्वीरें आप देखिए वाराणसी से सामने आई है, जहां पर प्रस्तावित दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और यहाँ पर पहुंचे हुए हैं पूरे विधि विधान के साथ, मंत्रोच्चारण के बीच काशी विश्वनाथ, बाबा विश्वनाथ को मनाते हुए
शिवेन वच गिरिशाच्छा वदामसि जथानः सर्वं जगदयतृं सुमनाय सता यद्यवोचतरि ओम नारायणाय नमः। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है बाबा विश्वनाथ का ये धाम। प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र है वाराणसी का। हमेशा से ऑल्दो ये बीजेपी के लिए सेफ सीट मानी जाती रही थी, लेकिन जब से प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ से ये कहा जाए कि अपना संसदीय क्षेत्र एक तरह से इसे चुना, उसके बाद से ये सीट और भी ज़्यादा हाई रेटेड, हाई प्रोफाइल सीट हो गई। पीएम मोदी अब पूरी तस्वीर बदल चुके हैं अपने संसदीय क्षेत्र की। जो सकरी गलियां थी वो एक बड़ी विकासशील अलग अलग तस्वीरों में नजर आती है। कई बड़े प्रोजेक्ट्स यहाँ पर नजर आए और कल भी जब पीएम मोदी यहाँ पर पहुंचे, खासतौर से अगर बात की जाए अपने 2 दिवसीय इस दौरे की, तो कई बड़ी सौगातें पीएम मोदी ने काशीवासियों को दी है और उम्मीद की जा रही है कि एक बार फिर से बड़ी तस्वीर यहाँ पर बनती हुई नजर आएगी। उनका दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण माना जाता है। बड़ी सौगातें तो दी, लेकिन वाराणसी से लेकर पश्चिम बंगाल तक तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण है। कल नारी शक्ति वंदन स्थान को एक तरह से वो संबोधित कर रहे थे, महिलाओं को एकजुट करते हुए, और ये बता रहे थे कि बीजेपी महिलाओं के हित की बात करती है, तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी को भी वो घेरते हुए नजर आए। अब देखिए, आप काशी विश्वनाथ पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और काशी विश्वनाथ में दर्शन लगातार कर रहे हैं, बाबा भोलेनाथ को मना रहे हैं और निश्चित तौर पर काशी के लोगों के लिए बड़ा संदेश और उपहार जो है वो हर बार लेकर आते हैं। दर्शन किए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचे हुए हैं, पूरी विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हुए वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दूसरी तरफ बहुत महत्वपूर्ण दिन इसलिए है क्योंकि आज आखिरी अंतिम चरण है, पश्चिम बंगाल में वोटिंग का दूसरा चरण है। आज वोटिंग होनी है और आज तमाम जो उम्मीदवार हैं उनकी किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी और उसके बाद 4 मई का इंतजार होगा। तो 4 मई के लिए अभी से अगर देखें वो तैयारियां, और कहीं ना कहीं अपनी जीत को लेकर आश्वस्त भी है भारतीय जनता पार्टी। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का जिक्र किया जब भी रैलियों में पहुंचे हैं और संबोधित किया है। और आज जब काशी विश्वनाथ पहुंचे तो निश्चित तौर पर यहाँ भी वो जो अगर देखिए जीत का जो आश्वासन कहें या फिर कहेंगे जो आश्वस्त है जिस तरीके से वो खुशी निश्चित तौर पर आम जनता के साथ साझा करते हुए दिखाई देंगे जब पहुंचेंगे और जिक्र करेंगे। क्या कुछ अलग कहे जाते हैं ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा, दिलचस्प रहेगा। आज गंगा एक्सप्रेसवे की सौगात भी देने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। देखिए साथ साथ ये संदेश भी लगातार वो दे रहे हैं बंगालियों को, वेस्ट बंगाल के लोगों को, कि जो डेवलपमेंट बाकी जगह हो रहा है जहाँ जहाँ पर बीजेपी शासित सरकार है, या फिर अगर हम देखें आज जब काशी पहुंचे हुए हैं यहाँ का जिक्र करें तो इस तरह का डेवलपमेंट बंगाल में भी होगा। बंगाल में लंबे समय से नहीं हुआ है किसी भी तरीके का विकास का काम, ये कहते रहे अपनी रैलियों में भी, और ये कहीं ना कहीं एक संदेश देने की कोशिश जो है वो की जाएगी। और मंदिरों में जाने की लगातार हम देख रहे हैं, अगर हम बंगाल का ही जिक्र करते हैं, काशी विश्वनाथ की तस्वीरें आप देख रहे हैं तो वहां पर भी शुभेंदु अधिकारी जो है वो हनुमान मंदिर पहुंचे। इससे पहले हमने कल देखा कि वो काली मंदिर पहुंचे। तो लगातार वो कोशिश भी की जा रही है और एक मैसेज भी है, एक मैसेज भी समझिए, एक कहीं ना कहीं जो हिंदू वोट बैंक है उसे साधने की, एकजुट रखने की कोशिश, और ये मैसेज जो है वो देने की लगातार कोशिश की जा रही है कि मंदिरों में जाने से कोई परहेज भारतीय जनता पार्टी नहीं करेगी। अगर टीएमसी मंदिरों में नहीं जा रही और वो संदेश देना चाहती है वो सेकुलरिज्म का या फिर वो मुस्लिम वोट बैंक को एकजुट रखने की, तो ऐसा बीजेपी द्वारा जो है वो नहीं किया जा रहा है। अभी देखिए आरती करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और ऐसा लग रहा है कि पूजा संपन्न हो गई है हर हर महादेव के उद्घोष के साथ, नारों के साथ, और तमाम जो पुरोहित हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दर्शन किए। देखिए पीएम मोदी जब जब पहुंचते हैं आशीर्वाद लेते हैं। षोडशोपचार जो पूजन है उसका यहाँ पर वो पालन करते हुए 16 प्रकार के अलग अलग विधान जिस तरह से यहाँ पे पालन किए जाते हैं। बाबा विश्वनाथ का ये धाम बड़ा अलौकिक है, बड़ा दिव्य है, और कहा जाता है कि ये पृथ्वी का एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ पर शिव और शक्ति का एक तरह से ये मुख्य केंद्र है। और यही वजह है कि हमेशा हर बार पीएम मोदी कहते रहे कि जब जब वो इस स्थान पर आए तो उन्हें एक अलग ऊर्जा का एहसास हुआ,
हुआ, जब जब वो आशीर्वाद लेकर गए तो हमेशा से वो विजय रखे हैं। विश्वेश्वर कहा जाता है भोलेनाथ को इस जगह पर, विश्वनाथ के तौर पर। और पीएम मोदी कहते हैं कि विश्व के कल्याण के लिए हमेशा यहाँ से आशीर्वाद हमेशा लेते हैं, देश की खुशहाली की कामना यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी कल जब यहाँ पर पहुंचे तो बड़ा उत्साह नजर आया था रोड शो के माध्यम से। ऐसा ही रोड शो आज एक बार फिर से अपने इस दर्शन के बाद में वो करेंगे। बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के बाद में वो बाबतपुर एयरपोर्ट जाएंगे। वहाँ से जो जानकारी है संभावित उनका जो दौरा है उसमें वो हरदोई के लिए रवाना हो जाएंगे। लेकिन उद्घोष जयकारे, एक बार ये तस्वीरें सुनिए, आवाज सुनिए। तो रुद्राभिषेक यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी कर रहे थे, षोडशोपचार पूजन जो इस दौरान यहाँ पर किया गया। लेकिन ये दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण है। एक तरफ पश्चिम बंगाल का चुनाव आज बड़ा निर्णायक भूमिका में, ख्वाहिश जरूर है क्योंकि खासतौर से ममता बनर्जी को कड़ी टक्कर दी जा रही है। पीएम मोदी को ये एक लगातार बड़ी जिम्मेदारी अपने कंधों पर वो महसूस करते हैं। पश्चिम बंगाल में जिस तरह से बड़ा सियासत का एक दौर रहा उसमें अभी तक बीजेपी कभी सत्ता पर काबिज नहीं हो पाई। तो कहीं ना कहीं आज इस बड़े दिन पीएम मोदी पश्चिम बंगाल के लिए भी जरूर प्रार्थना करेंगे कि इस बार जो कड़ी टक्कर का दौर देखने को मिल रहा है उसका प्रभाव नजर आए। अब पश्चिम बंगाल में ममता फैक्टर काम करता है या मोदी फैक्टर काम करता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तो लेकिन उसके पहले कई अलग अलग बड़ी सौगातें देते हुए महिलाओं को साधते हुए पीएम मोदी नजर आए थे। मोनिका, यही वजह है कि देखिए अभी इस बार जब बजट सत्र था तो एक बड़ा एक चर्चित बिल रहा जिसके लिए विशेष सत्र बुलाया गया, महिला शक्ति वंदन अधिनियम। हालांकि वो सफल नहीं हो पाया, पास नहीं हो पाया, लेकिन उसका भी कल कहीं ना कहीं जिक्र पीएम मोदी ने किया और उन्होंने कहा कि भाई विपक्ष नहीं चाहता कि महिलाओं को सशक्त किया जाए। उसके माध्यम से भी ममता बनर्जी पर वो निशाना साधते हुए नजर आए। बिल्कुल, निशाना साधते हुए नजर आ और उसका इम्पैक्ट कितना पड़ेगा ये देखना काफी दिलचस्प रहेगा। तमाम मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए। एक बार झा साहब का रुख कर लेते हैं। प्रभात कुमार झा हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर जुड़े हुए हैं। झा साहब, कांग्रेस की क्या स्थिति नजर आ रही है, क्योंकि मुख्य तौर टक्कर तो अब हम टीएमसी और बीजेपी की देख रहे हैं, ऐसे में कांग्रेस कहाँ स्टैंड कर रही है? मैं आशा करूंगा तकरीबन 35 मिनट बाद आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मुझे 2 मिनट बोलने दीजिएगा। वैसे मुझे पता है कि परेशानी आएगी। जहां प्रधानमंत्री मोदी बैठे मैं यहीं से शुरू करूंगा, फिर आऊंगा बंगाल पे, क्योंकि आपने अपने कार्यक्रम का पूरा फोकस प्रधानमंत्री मोदी पर रखा है। मुझे लगता है बंगाल इलेक्शंस। अरे रुक जाइए ना, अभी तो प्रधानमंत्री का गुणगाथा गा रही थी तो सुन तो लीजिए मुझे भी। मैंने 2 मिनट मांगे हैं मात्र, फिर आपको जो बोलना है बोलिएगा, मैं जवाब दूंगा। आप तो ऐसे फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं कि लग रहा है पहले आपने हार मान ली है। अरे वाराणसी मंदिर से दिक्कत हो रही है या मोदी जी के दौरे से दिक्कत हो रही है, काशी विश्वनाथ की तस्वीर से दिक्कत हो रही है? नैना जी सुन लीजिए, बताइए। चीजें सुनाऊंगा, सुनाइए। जहां प्रधानमंत्री मोदी बैठे हैं वो हमारा 11वां ज्योतिर्लिंग है। 12 ज्योतिर्लिंग में से 11वां स्थान पे आते हैं बाबा विश्वनाथ। जब उनकी चर्चा आती है तो हम कहते हैं कि सानंद मानंद वने वसंतम मानंद कंदम हतपाप वृंदम वाराणसी नाम नाथम श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये। जानते हैं इसके पीछे का रीजन क्या है? वहां माता शक्ति, जहां शिव है विश्वनाथ के अंदर, वहां माता शक्ति अन्नपूर्णा के रूप में है। प्रधानमंत्री जो वहां कर रहे हैं, मैं तो आशा करूंगा और बाबा विश्वनाथ से यह आग्रह करूंगा, इतनी सद्बुद्धि प्रधानमंत्री को प्रदान करेगी कि वहां से महज 20-25 किलोमीटर की दूरी पे गाजीपुर है, जहां एक दलित बच्ची के साथ घोर अन्याय हुआ और प्रधानमंत्री वहां जाए, उस परिवार से मिले, असली मातृशक्ति का पूजन वहां होगा। लेकिन ये वो काम नहीं करेंगे, ऐसे करने में यकीन नहीं रखते। अभी आपने तीसरी बात कही कि महिला शक्ति वंदन अधिनियम आया और वो पास नहीं हो पाया। अब क्या ही पता है इस देश की मीडिया को, तो 2023 में जो ढोल पीटा जा रहा था वो क्या पास हुआ था, जरा सा इस चीज पर भी फोकस रखिए। अच्छा प्रभात कुमार झा जी, आज गाजीपुर का अरे सुनिए तो जनाब, अरे सुनिए तो जनाब, अरे परेशानी मैं नहीं, परेशानी आपको बताती हूँ। आपने गाजीपुर का, ठीक है, देखिए यहाँ पर तो उत्तर प्रदेश में सरकार वो बीजेपी की सरकार है, पीएम मोदी जो करे, लेकिन पश्चिम बंगाल में जब बात अगर संदेश खाली की महिलाओं की होती है तो वहां पर आपकी पार्टी एकदम मौन होकर बैठ जाती है। जब आरजीकर मेडिकल कॉलेज की बात वहां पर आती है तो वहां पर भी खामोशी नजर आ जाती है। आप ही के जो महागठबंधन के साथी हैं उनको लेकर आपकी एकदम मुंह पे पट्टी बंध जाती है। वहां पर भी जाइए ना कभी।
आपको डर लगता है, या जो भी सिस्टम के साथ आप जुड़ी हो, इको सिस्टम जो भाजपा का है? अरे प्रभात कुमार जी, यही तो बड़ी दिक्कत है ना आपको, जब आप घिरते हैं तो उसके बाद में आप इस तरह से उल जुलूल तर्क वितर्क करने लग जाते हैं। कि जो मीडिया है बड़ा परेशानी है उसको, सुनिए तो। हम मणिपुर प्रधानमंत्री गए थे क्या? हम हाथरस गए, प्रधानमंत्री गए थे क्या? हम उन्नाव गए, जो भाजपा का ही घोषित गुंडा मातृशक्ति के साथ जो अन्याय कर रहा था, सारे परिवार को मिटा दिया। देश की मीडिया की चुप्पी सदी हुई है, टेप लगे हुए हैं। विनोद ओझा जी को लेकर, अरे आपकी तो आंखों के तारे हो गए हैं देश की मीडिया। अरे भाई, आपकी आंखों के तारे हैं, आपके राज दुलारे हैं ना, आपकी आंखों के तारे हैं। विनोद ओझा जी, मुझे लग रहा है वही जवाब देंगे, अपनी बात पूरी कीजिएगा प्रभात कुमार झा जी। जी आ रही हूँ। 5 राउंड तक प्रधानमंत्री मोदी पीछे चल रहे थे, और राहुल गांधी जी 6 लाख 6.5 लाख वोट से जीतते हैं, वहीं प्रधानमंत्री जी महज 1.5 लाख से जीत के आए इस बार। कांग्रेस अपनी नीति के कारण विलुप्त होते जा रही है, जनता के साथ वह आज तक थी ही नहीं। अच्छा प्रभात जी, मुझे ये बता दीजिए, आप महिलाओं के हितैषी है ना, आप महिलाओं के हितैषी है ना। आरजी कर मेडिकल कॉलेज वाला जो पूरा मसला हुआ, उस जगह की अगर सीट की बात करूं, संदेश खाली की बात करूं, वहां पर कांग्रेस की क्या स्थिति है? बड़ा पुरजोर से मुद्दा उठा रहे हैं ना, वहां पर कांग्रेस की क्या स्थिति है? नैना जी, पता ही नहीं है। हर जगह कांग्रेस, जहां महिला उत्पीड़न की बात आती है, कांग्रेस हर जगह बढ़ चढ़ के रहती है। अभी मैंने गाजीपुर का जिक्र किया, आपके जुबान पर ताला लगा हुआ है। ये ताला नहीं लगा, हमने तो अरे सवाल जनाब आपसे ये बता तो पूछा दो, था कि मुंह तो आपकी खोलो स्थिति जरा। क्या है, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है, आप उससे बोलने को राजी नहीं है। इतना ज्यादा आपने पहले ही नकारात्मक मान लिया है। अरे बोलिए तो सही, एक्सपेक्टेशंस है या फिर हमें लग रहा है हम जीतेंगे? आपने बोला हर तरफ कांग्रेस है, तो बताइए तो सही, आप फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। एक अपडेट जरा बता रहे हैं आपके पास लौट रहे हैं। बंगाल में 9:30 बजे तक अब तक जो है वो 18.39% मतदान हो चुका है। बंगाल में 9:30 बजे तक के आंकड़े आपको बता रहे हैं, 18.39% मतदान। हुगली में 20.16% मतदान। हावड़ा में 17.76% वोटिंग। नादिया में भी देखिए लगभग 18.5% अब तक वोट हो चुका है। नॉर्थ 24 परगना में भी 17.81% मतदान है, यानी कि कहा जाए कि अच्छी रफ्तार चल रही है, खासतौर से मतदान प्रक्रिया की। कोलकाता नॉर्थ में अभी तक लगभग 17.5% मतदान की खबर है। कोलकाता साउथ में 17.81% मतदान की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। शेखर कुमार जी से जल्दी से इसकी प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। शेखर जी, ये जो रफ्तार से वोटिंग, बम्पर वोटिंग नजर आती है, क्या दूसरे फेज में भी पहले वाला रिकॉर्ड को कायम करते हुए नजर आएंगे? और आप आगे भी कुछ प्रतिक्रिया दे रहे थे, जरा ये बम्पर वोटिंग का क्या प्रभाव है? शेखर जी, सर ऑडियो अनम्यूट कर ले प्लीज। जी 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 हाँ, मेरे कहना है कि जितनी बम्पर वोटिंग दिखाई दे रही है, एक्चुअली उसकी सत्य जो है वो कहीं और है। अच्छा, वोटर्स अगर आप देखेंगे, जितने वोट पिछली बार पड़े थे लगभग उतने ही वोट इस बार पड़े हैं, लेकिन ये जो 27 लाख वोटर जो कम हो गए हैं, उनकी वजह से वो परसेंटेज उतने ही वोटर्स में बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। तो इसको मतलब इसमें वोटिंग प्रतिशत नहीं बढ़ा है, नंबर ऑफ वोटर्स कम होने की वजह से जो है ये आंकड़ा नजर आ रहा है। के माध्यम से नए वोटर्स भी तो जुड़े हैं, कई वोटर्स, नए युवा वोटर्स भी तो ऐड ऑन हुए हैं। देखिए, जो 27 लाख वोटर्स कटे हैं, क्या 27 लाख वोटर्स जुड़े हैं? बिल्कुल नहीं जुड़े हैं, तो वो कितने जुड़े हैं? तो अब वही चीज, जो फर्क है उसकी वजह से वोटिंग प्रतिशत आपको बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। ये जो 27 लाख वोटर्स हैं, इसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ेगा? क्योंकि टीएमसी ये दावा कर रही है कि दरअसल ये उसके कोर वोटर्स थे। देखिए, ये टीएमसी को मुझे ऐसा लगता है कि अभी पश्चिम बंगाल में आमतौर पे जो आम व्यक्ति इतना बहुत रुचि नहीं लेता राजनीति में, आज उसको लगने लगा है कि हमारे अधिकार छिन जाएंगे, और अगर आज मैं वोटिंग राइट मुझे मिला हुआ है तो मैं बहुत किस्मत वाला हूँ, मतलब ये परिवर्तन, और अपने अगर वोट की तरफ इशारा कर रहा है क्या? ये जो वोटिंग परसेंट है, ये परिवर्तन की तरफ इशारा है, ऐसा कह रहे हैं? सरकार को मजबूती दे रहा है, और लोगों का ये डर है कि ये जो चुनाव आयोग का ये कदम है, ये भाजपा के इशारे पे इस तरीके का एक नैरेटिव वहां फैला हुआ है, और लोग इसलिए वोट दे रहे हैं कि उनके आगे नागरिक अधिकार न छिने। और दो बातें और हैं, एक जो महिला सुरक्षा की बात हो रही थी, उस पे देखिए आरजी कार या किसी आइसोलेटेड इंसिडेंट से बात नहीं होती है। जो केंद्र सरकार के एनसीआरबी का डेटा है, जो पश्चिम बंगाल की स्थिति क्या है, और जितने भाजपा शासित प्रदेश है, चाहे दिल्ली हो, जो
जिसकी कानून व्यवस्था अमित शाह के हाथ में है, मध्य प्रदेश हो, हरियाणा हो, ये सारे महिलाओं के अगेंस्ट क्राइम रेट में बंगाल से कहीं बहुत ज्यादा ऊपर है। बिल्कुल सही बात है। तीसरी बात, अभी जो बात चल रही थी कि मंदिर में जाने को लेकर प्रधानमंत्री जी के, मंदिर सियासत। देखिए बहुत अच्छी बात है, मंदिर में हर किसी को जाना चाहिए, लेकिन वो हुमायूं कबीर का जो बाबरी मस्जिद वाला जो स्टिंग ऑपरेशन सामने आ गया, तो मंदिर के साथ साथ मस्जिद का मामला भी सामने आ रहा है और भाजपा की उसके पीछे क्या साजिश थी। पश्चिम बंगाल का देखिए बहुत एक सेकुलर टाइप का कैरेक्टर रहा है और वहां की जनता जो है बहुत प्रबुद्ध जनता है, वहां का जो भद्र बंगाली है, इन सब बातों को वो सब समझ रहे हैं। और ये हुमायूं कबीर वाले पूरे मामले के पीछे क्या रणनीति थी, कैसे ध्रुवीकरण वोटों का करने की कोशिश हो रही थी, ये सारा तो स्टिंग ऑपरेशन में सामने आ चुका है। जी शेखर जी, आलोक जी, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं बंगाल में जो वोटर है, क्योंकि हम देखते हैं बंगाल का वोटर अलग है, वहां पर वो फॉर्मूला नहीं चलता जो यूपी बिहार में चलता है। अब ऐसे में जैसे शेखर जी ने जिक्र किया कि यहाँ पे नहीं काम आएगी वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति या फिर वो जो महिला सुरक्षा का मसला, यहाँ पर लोग वोट देने इसलिए निकले हैं क्योंकि कहीं ना कहीं एक बार तस्वीरें जरा नैना, ये तस्वीरें जो है लगातार आ रही हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर बच्चों से बात करते हुए दिखाई दे रही, तस्वीरें आप देख सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे। देखिए, और यही हमेशा से एक अलग खास मौका हो जाता है। ये मंदिर प्रांगण का पूरा एरिया है, ये कॉरिडोर का एरिया है और अलग अलग जो द्वार बनाए गए हैं, यहाँ से खासतौर से मुख्य द्वार तक जो शिखर है मंदिर का, जो मुख्य गर्भगृह है, वहाँ तक का हिस्सा है। यहाँ पर लगातार लोगों की भीड़ है। जी आलोक जी कुछ कह रहे थे। नहीं, बिल्कुल, अगर बंगाल की जनता प्रबुद्ध है, नॉलेज है, तो वो फिर डरी हुई कैसे है कि वो उसके वोटिंग राइट कर जाएंगे। अगर वो इंटेलिजेंट है, नॉलेज है, पढ़ी लिखी, तो उसे पता है कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। और अगर प्रबुद्ध नहीं है तो डरी हुई जरूर होगी। तो ये सब बातें कि बंगाल की जनता डरी हुई, उसके राइट खत्म हो जाएंगे, ये बातें करके चीजों को बरगलाया नहीं जा सकता चुनाव में। बंगाल की जनता अगर इतना उस तरह से वोट नहीं कर रही थी तो 77 सीटें बीजेपी कैसे? लेकिन आलोक जी देखिए, एक बात तो ये भी कहा गया ना, लगातार लोगों में ये डर बैठाया गया ना कि भाई एसआईआर के माध्यम से उनके अधिकार, ठीक है वोट कटे, इसमें कोई शक नहीं, 27 लाख वोटर्स अभी भी इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ये डर बैठाया गया कि उनकी नागरिकता चली जाएगी अगर इसी वजह से बम्पर वोटिंग हो रही, ये भी दावा किया जा रहा है, इसलिए बड़ी संख्या में वोट करें। नहीं, मैं मानता हूँ कि बंगाल की जनता प्रबुद्ध है, तो इस तरह के बहकावे के आधार पर कैसे वोट कर देगी? उसे पता है, वो इंटेलिजेंट है, नॉलेज है, उसको बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। तो ये जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है, ये मैं इस नैरेटिव से सहमत नहीं हूँ कि बंगाल की जनता इंटेलिजेंट भी है, पढ़ी लिखी भी है और प्रबुद्ध भी है और इतनी जल्दी बहकावे में भी आ जाती है। बेरोजगार भी तो है ना, बेरोजगार भी तो है। हाँ, बेरोजगार भी है, तो बेरोजगारी की जिम्मेदारी किसकी है? भारतीय जनता पार्टी या 15 साल से ममता बनर्जी है? कुछ कह रहे हैं, आप समझिए, 1 रुपया अगर भारत की जीडीपी होती थी तो बंगाल की जीडीपी 1 रुपया 17 पैसे होती थी। शेखर जी के रिएक्शन के बाद प्रभात जी का रिएक्शन लेते हैं। जी शेखर, बंगाल 71 पैसे कमा रहा है। कौन ये आपकी जो आपत्ति थी, पतन हुआ किसकी वजह से हुआ है? जी, आपकी जो आपत्ति थी कि बंगाल की जनता प्रबुद्ध है तो वो नागरिक अधिकारों की सुरक्षा को लेकर क्यों चिंतित होगी, वहां पर एक बात सबको समझ में आ रही है और ये पूरे देश के प्रबुद्ध लोगों को समझ में आ रही है कि भाजपा जहां जा रही है वहां अधिकार छीने ही जा रहे हैं। ठीक है, आप घुसपैठियों के नाम पे एसआईआर करते हैं, बिहार में कितने घुसपैठिया पकड़ेंगे? क्यों? ये जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज वाली बात है, ये सबसे बड़ा इलॉजिकल कदम है या नहीं है? आप 1400 नाम, इसके पहले एसआईआर इस देश में कभी नहीं हुआ, बता दीजिए। क्या देश में पहली बार एसआईआर हुआ है? देश को भाजपा का पता लग चुका है कि अब इनका कोई नैरेटिव नहीं चल रहा है, ये अब नैरेटिव नहीं चल रहा है। प्रभात ओझा जी अपनी बात रख लीजिए जल्दी से। प्रभात ओझा जी बात रख लीजिए, फिर कहेंगे वक्त नहीं दिया। हाँ, नहीं, मुझे नैना जी अब कुछ नहीं बोलना। अच्छा। आलोक भाई ने एक बात बोल दी, अब इन्हीं से आप बुलवाई। इन्होंने कहा मैं बेरोजगारी की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। मैं संतुष्ट हूं आलोक भाई आपकी बात से, मैं भी यही कह रहा था। अब आप बिल्कुल बोलिए, आप जितना बोलेंगे भाजपा की कलम इतनी खुलेगी, क्योंकि आज ये जो मंदिर घूम रहा है ना, नहीं अभी वो भवन, अरे रुक जाइए आलोक भाई, रुक जाइए, शांत थोड़ा पानी वानी पीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आलोक जी ऑडियो अनम्यूट कर लें प्लीज।
कितना मतलब कि आप लोग तो हार के बाद मतलब हार भी आपसे हार कोई गई, जिम्मेदारी नहीं है, आपसे हार भी हार गई, अरे आलोक भाई, आप खत्म हो गए। अच्छा आलोक पांडे जी महिला सेफ्टी कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि प्रभात जी कह रहे थे जहां जहां पर महिलाओं के साथ में असुरक्षा है वहां वहां पर कांग्रेस उनके साथ में है, वो तमाम सीटें जीतने वाले हैं कांग्रेस। अयोध्या जी के पास कांग्रेस का समाजवादी पार्टी का एक पार्षद, एक नेता दलित महिला के साथ, दलित बच्ची के साथ बलात्कार करते हुए पकड़ा गया और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी वहां नहीं गए, बदल तक घूम आए, अगले से तो नहीं गए दलित बेटी के घर पे। क्या बात करते हैं आप दलित में भी सिलेक्टिव होते हैं, अगर अपराधी आरोपी मुसलमान है जाते तक नहीं है, आप गए थे। मुंह से बोल दीजिए आलोक जी, मैं चैलेंज देता हूँ, एक बार बोलिए उस दलित बेटी के लिए तो गाजीपुर में जोश के साथ निर्दयी घटना हुई, आपका नेता गया था वहाँ। मैं चैलेंज देता हूँ, अगर दलित बच्ची के साथ कोई आरोपी मुसलमान है तो कांग्रेस का मुंह बंद हो जाता है ऐसे करके, आपका नेता गायब हो जाता है, आपका नेता गायब हो जाता है तो दलित बच्ची के साथ। चलिए ठीक है, जहाँ साहब उन्हें बता दीजिए ना आप कितनी सीटें आ रही हैं, आप बस खत्म करिए, आप बताइए जहाँ साहब कितनी सीटें आ रही हैं आपकी। प्रभात जी, मैं ये कह रहा हूँ कि आलोक भाई, एक बार अगर गाजीपुर का जिक्र आपने कर दिया और बीएचयू में जो भाजपा का नेता बेटी के साथ दुर्व्यवहार कर रहा था अगर आपने कर दिया तो भाजपा कार्यालय के 100 मीटर में केंद्रीय सुरक्षा बल लगा है। भाई साहब आप बच के नहीं निकल पाएंगे। अच्छा, पश्चिम बंगाल का एक बार बता दीजिए प्रभात जी, इस बार कांग्रेस की कितनी सीटें संभावित आपको उम्मीद नजर आ रही है कांग्रेस की पश्चिम बंगाल? नहीं भाई, आपने तो पहले ही कह दिया कि पूछा ना हमारे टीएमसी के भाई से कि हिंदू वोट नहीं चाहिए क्या? अरे देश की मीडिया का काम है हिंदू। अरे प्रभात जी आप तो अपना बताइए भैया, उनके पास जा रहे वक्त की कमी, जल्दी से बताइए कितनी सीटें आ रही है कांग्रेस की? ये क्या प्रभात जी के पास जवाब नहीं, प्रभात जी के पास जवाब नहीं, कॉन्फिडेंस। प्रभात जी सुनिए, ज्यादा अग्रेशन में कही गई बात ये जरूरी नहीं है कि आपको सीटों में तब्दील हो जाए। कांग्रेस की कोई सीट नहीं आ रही, प्रभात जी की बातों से ऐसा लग रहा है। विश्वजीत घोष जी, आपकी वोटों पे आखिर कौन सेंधमारी करने वाला है? क्योंकि कहा जा रहा है मुर्शिदाबाद वाला मुद्दा तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के खाते में जा सकता है, ममता बनर्जी से नाराज हो गया मुस्लिम वोट बैंक। जी, पश्चिम बंगाल के आदमी ममता बनर्जी नाराज नहीं है, पश्चिम बंगाल के आदमी नाराज है निर्वाचन कमीशन से और बीजेपी से। निर्वाचन का राजनीति कर रहे ममता बंगाल में मोदी जी ने, बीजेपी ने, और निर्वाचन कमीशन पूरा षड्यंत्र कर रहा है बीजेपी को पक्ष में वोट करने के लिए। विश्वजीत जी, इस बार जो अभी आंकड़ा आया उसमें दावा किया गया कि महिलाओं ने बढ़ चढ़कर वोट दिया है। जो 93% जो वोटिंग हुई उसमें बड़ी संख्या महिलाओं की थी, तो वो महिलाओं का वोट प्रतिशत किधर की तरफ जाता हुआ नजर आता है? क्या महिलाएं मुद्दे जो रहे हैं वो इस बार प्राथमिकता रहे हैं क्या महिलाओं के? पश्चिम बंगाल में पहले भी वोट में भी महिला ने बहुत सारे वोट दिए हैं। महिला पश्चिम बंगाल में सुरक्षित है, महिलाएं रात में घर आती है ऑफिस से, महिलाएं पश्चिम बंगाल में पंचायत वोट बोलिए, कॉर्पोरेशन वोट बोलिए, विधानसभा लोकसभा महिला को संरक्षण दिया जाता है। मोदी जी नहीं देते पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री। आलोक जी कुछ कह रहे थे आपकी बात पे, फिर विनोद जी का मैं रुक कर रही हूँ जी। है जैसे आर्चकर कॉलेज की बिटिया सुरक्षित थी, आर्चकर कॉलेज सुरक्षित है, वैसे ही सुरक्षित है बंगाल की बेटियां बहू। विनोद जी कितनी सीटें आ रही हैं? बंगाल में कभी भी आज तक वोट लूटा गया है, ये टीएमसी सरकार ने लूट कर ही सरकार बनाया। अच्छा विनोद जी, आपका मुख्य मुकाबला टीएमसी से है या कांग्रेस से है? जरा झा साहब को भी बता दीजिए। नहीं, हमारा मुकाबला यहाँ की जनता के भलाई के लिए है। ठीक है। टीएमसी के सरकार के जो दमनकारी नीति है, जो प्रशासन का जो दुर्व्यवहार है, इन्होंने पंगु बना के रखा है बंगाल में। अरे विश्वजीत जी, लोग दावा करते हैं पश्चिम बंगाल में बोलने नहीं दे रहे, कम से कम यहाँ तो बोलने दीजिए। अच्छा विश्वजीत जी, आपका किससे कड़ी टक्कर है, बीजेपी से या कांग्रेस से? विश्वजीत जी देखिए बंगाल में हम लोग का विपक्ष में अभी निर्वाचन कमीशन, सेंट्रल फोर्स है और बख्तरबंद गाड़ी लड़ाई कर रहा है। इस चक्कर में बीजेपी ने बड़ी सीट बना ली। पार्टी तो बताइए ना सर, आप क्यों डर रहे कांग्रेस से? कैसी बात करते हैं? बंगाल बांग्लादेश है क्या? चुनाव कराने में सेंट्रल फोर्सेस जाएगी नहीं? आप एक स्वतंत्र राष्ट्र है तो सेंट्रल फोर्सेस नहीं आएंगी। किस राज्य में सेंट्रल फोर्सेस नहीं जाती है? क्या बात करते हैं आप? भाई बंगाल गाजीपुर बोलिए तो
पांडे जी गाजीपुर बोल के दिखा दीजिए। अरे अच्छा प्रभात जी कांग्रेस की टक्कर पश्चिम बंगाल में बीजेपी से है या टीएमसी से है? कांग्रेस की टक्कर हर उस सांप्रदायिक शक्ति से है जो वोट का ध्रुवीकरण करके हिंदू मुसलमान करके। शेखर जी कोई यहाँ पर तो दोनों ही राजी नहीं किसकी टक्कर किससे है, सब जो है अलग ही चुनाव लड़ रहे हैं। एक छोटा सा कमेंट चलते चलते आपसे, और वो तो दोनों ही कर रहे हैं, सभी पार्टियां कर रही हैं। बिल्कुल शेखर जी जल्दी से एक क्लोजिंग कमेंट। देखिए ऐसा है कि इस चुनाव में मुझे नहीं लगता कि टीएमसी कोई बहुत ज्यादा जगह छोड़ने वाली है कांग्रेस के लिए। अच्छा। और जहां कहीं कांग्रेस के पास जो कुछ भी आएगा तो वो पूरा समर्थन अल्टीमेटली टीएमसी को ही करेंगे, क्योंकि इंडिया गठबंधन की बात है। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि कांग्रेस जो है वहां पर जिस तरीके से अगर ओवैसी और बीजेपी एक छुपा गठबंधन उनका हो सकता है तो कांग्रेस टीएमसी का भी हो सकता है। तो सर इस बार कांग्रेस की भूमिका आपको किस तरह से नजर आ रही? पिछली बार तो मतलब बहुत ज्यादा सीटें नहीं थी, इस बार डबल डिजिट में जाती हुई नजर आएगी क्या? जनता के मुद्दों को उठा पाएगी क्या? मुझे लगता नहीं है कि ममता दीदी इतना स्पेस कांग्रेस के लिए छोड़ेंगे। डबल डिजिट उनको में भी नहीं जा पाएगी एक बहुत मजबूत जीत मिलने जा रही है और पूर्ण बहुमत की सरकार उनके आने जा रही है, इसमें कोई शक नहीं है। और ये बात बीजेपी को भी पता है और उनकी बौखलाहट जो मछली खाने का कंपटीशन उनके नेताओं ने शुरू किया है कि बिना लहसुन प्याज की मछली, और ये सारे बयान ये उसकी तरफ ही इशारा कर रहे हैं कि ममता दीदी दोबारा आ रही है। जो आपने जिक्र किया फैक्टर, ये मछली ये नॉनवेज का फैक्टर बहुत महत्वपूर्ण है बंगालियों के लिए और इसका इम्पैक्ट निश्चित तौर पर देखने को मिलेगा। वक्त फिलहाल इतना ही, आप सभी का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मोनिका, ये मच्छी भात काम आता है या झालमुड़ी काम आता है या फिर बंगाल का रसगुल्ला किसका मुंह मीठा कराता है, ये जनता आज तय कर रही है सभी की किस्मत। निश्चित तौर पर ये देखना बहुत दिलचस्प रहने वाला है और पूरे दिन लगातार अपडेट्स आपको बताते रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा। इंडिया डेली आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।